नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को स्वागत है हमारे प्रोग्राम कनेक्शिया हाई फ्लायर्स में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स को प्रस्तुत करते हैं, उनके बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, उनके ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट से भी कंपनी से आपको मुलाकात करें। तो आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी को इंट्रोड्यूस किया है और उस कंपनी का नाम है क्रॉप लाइफ साइंसेज़ लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कंपनी के टॉप मैनेजमेंट टीम है, मिस्टर राजेश लूनागरे जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और मिस्टर सुनील विरोलिया जी जो कंपनी के डायरेक्टर है। राजेश जी नमस्कार और थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। हमें यकीन है कि सर अच्छी जानकारी आपके तरफ से हमें मिलेगी जो सारे निवेशक को भी काफी फायदा होगा। तो राजेश जी पहला सवाल मेरा होगा कि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दे दीजिए और दूसरी बात ये बिजनेस की जर्नी आपने जब शुरू की थी वो कैसी थी और अभी कंपनी की क्या पोजीशनिंग है मार्केट में। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोगों ने सर स्टार्ट किया था ये कंपनी 2006 में और तब भी हमने स्मॉल स्केल यूनिट अंकलेश्वर में स्टार्ट किया था हमारा। और तब भी हमने ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और माइक्रो फर्टिलाइजर का सोचा था। पहले हमने इंसेक्टिसाइड स्टार्ट किया 2006 में और फिर बढ़ते बढ़ते हम चारों सेगमेंट में गए और उसके बाद हमने एक्सपेंशन के तौर पे ये हर्बिसाइड का प्लांट चालू किया जो वही प्रीमाइसिस में सामने वाली जगह पे है हमारा प्लांट, और हर्बिसाइड हम लोग सेपरेटली कर रहे हैं। तो ये हमने हमारा स्टार्टिंग था और हमारी जो जर्नी है, पहले से हम फार्मर कम्युनिटी से है तो हमने पहले से ही सोचा था कि हमारे जो फार्मर को कुछ हम वैल्यू एडिशन सब कुछ चीजें दे पाए, तो हम बिजनेस में आए और ये बिजनेस पेस्टिसाइड का हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो अभी जो हम लोगों का जो बिजनेस मॉडल है, अभी हम लोग B2B कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हम लोग है। तो हम लोगों ने जो हमारा अभी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, इसमें हम रिटेल सेगमेंट में है अभी और बल्क सेगमेंट में है, एक्सपोर्ट सेगमेंट में है और सभी टाइप के जो फॉर्मुलेशन आते हैं हमारे, मतलब हमारी जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है उसमें बहुत टाइप के फॉर्मुलेशन होते हैं और उसकी एप्लीकेशन अलग अलग टाइप की होती है। तो इसमें हमारा जो WDG फॉर्मुलेशन होता है, SC फॉर्मुलेशन होता है, EC फॉर्मुलेशन होता है, SG होता है, ZC होता है, सभी के हमारे पास अभी पूरी फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। हर एक जगह पे हमारा अलग अलग सेगमेंट है कि कंपनी की जो प्रीमाइसिस है वो प्रीमाइसिस के अंदर हम लोगों के पास लिक्विड सेक्शन एक अलग है पूरा का पूरा, फिर WDG सेक्शन जो होता है वो अलग है पूरा का पूरा, फिर पाउडर का जो सेक्शन होता है वो अलग है, और हमारा जो हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशक होता है उसका सेक्शन भी पूरा सेपरेटली हमने अलग किया है। तो ये हमारा अभी का बिजनेस मॉडल है सर। ठीक है, आई थिंक राजेश जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। अभी दूसरा सवाल मेरा ये है कि राजेश जी हमको मोटा मोटी बताइए कि आपकी कंपनी की करंट इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है और अब अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं यानी FY23 और FY22, तो मोटा मोटी अपना रेवेन्यू मिक्स में से अगर आप बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर जो B2C बिजनेस है, B2B बिजनेस है, इसमें से कैसे आपका बिजनेस आ रहा है, यानी ये भी आप अगर बता दो कि इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का मोटा मोटी परसेंटेज हमारे रेवेन्यू में कितना बैठता है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे। तो सर हमारा है ना, अभी जो हम देखें तो प्लांट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो हमारी जो फंगिसाइड सेगमेंट में है वो 2600 टन पर ईयर की है इंस्टॉल कैपेसिटी, और इंसेक्टिसाइड की 2100 टन पर ईयर की है हमारी कैपेसिटी, वीडीसाइड की 400 टन पर ईयर की है, हर्बिसाइड की हमारी 1250 टन पर ईयर की है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको PGR हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, उसकी 200 टन की है, और माइक्रो फर्टिलाइजर की हमारी 2000 टन की कैपेसिटी है प्लांट की। ये चारों अलग, एक प्रीमाइसिस में अलग अलग प्लांट है, उसकी हमारी कैपेसिटी है ये, और टोटल पुट टुगेदर 10,500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। और अभी हमारा जो यूटिलाइजेशन है सेगमेंट वाइज बोले
तो ये जो हम फंगिसाइड बना रहे हैं 1200 टन के आसपास बना रहे हैं, इंसेक्टिसाइड 700 टन बना रहे हैं, फिर हर्बिसाइड 1700 टन के आसपास है। तो ऐसा कुल मिला के 31 टन की लास्ट ईयर की हमारी कैपेसिटी थी और 31% का यूटिलाइजेशन था कैपेसिटी का। ओके राजेश जी, एक बात बताइए कि एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में आपने थोड़ी बहुत हमको जानकारी दी, तो एक्सपोर्ट मार्केट में हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ, हमारा जो एक्सपोर्ट बेसिकली सूडान में है, म्यांमार में है, बांग्लादेश में है, वियतनाम में है और इजिप्ट में है। और सूडान में हमारा ब्रांड बिजनेस ही होता है, हमारी कंपनी की ब्रांड बिजनेस ही है। हमारे साथ उधर पार्टनर है मगोब एंड सन्स करके, मार्केटिंग वो लोग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं सूडान में। बाकी सब जगह पे हमारा बल्क जाता है, बल्क मतलब बल्क पैकिंग जाता है, वो लोग उधर रिटेल पैक करते हैं और बेचते हैं मटेरियल। ओके, ठीक। आई थिंक सुनील जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल डोमेस्टिक एग्रो मार्केट की बात करें तो ओवरऑल पिछले 1-2 सालों से डिमांड किस प्रकार से ग्रो हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है हमारी कंपनी के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप दें। हाँ जी, एक्चुअली ओवरऑल डिस्कशन की बात करें तो जो लास्ट 2 साल से तो चल रहा है, मोदी साहब बोल रहे हैं अभी फार्मर्स की आमदनी डबल करनी है। तो उसके लिए तो फार्मर्स की आमदनी डबल करनी है तो उसका प्रोडक्शन पार्ट वो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अभी देखो पान इंडिया की बात, सॉरी ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो हमारा जो पर एकड़ प्रोडक्शन है और पर एकड़ हमारा पेस्टिसाइड का और फंजीसाइड का जो कंजप्शन है वो बहुत बहुत कम है। सपोज हमारा पर एकड़ पेस्टिसाइड का कंजप्शन की बात करें तो 2.5 kg पर हेक्टर है, जैसे जो चाइना का है 13, ब्राजील और चाइना का लगभग 13 kg पर हेक्टर है। तो हमारा एक है कि जो हमारे पास जो पोटेंशियलिटी है वो हमारा जो मार्केट की पोटेंशियलिटी के हिसाब से बिल्कुल पीछे है हम, मतलब हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट भी अभी कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स की आमदनी डबल करने के लिए 2024 तक। उसके लिए उसको ये मार्केट सपोर्ट रेट भी बढ़ाया है, काफी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को या जो जेनरिक मॉलिक्यूल्स है उसमें भी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कम से कम ज्यादा प्रोडक्शन हो और इस वजह से ज्यादा फूड प्रोडक्शन हो सके। अभी 2 साल में कोविड के बाद जो मार्केट का सिनेरियो है, एक्चुअली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऐसी है वहां कभी भी वो रिसेशन नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हमको खाने की जरूरत है तब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। डे बाय डे हमारा जो फूड कंजप्शन पर डे है एज पर लाइफस्टाइल ऑफ द इंडियन पीपल वो बढ़ रही है। इस हिसाब से लोगों का एग्रीकल्चर के ओर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए कंपनियां गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो अगले लास्ट ईयर और ये साल के कंपैरिजन ये साल देखे तो जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून है बहुत टाइम पे हुआ है और सफिशिएंट मॉनसून हुआ है सभी जगह पे। तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये साल हमारे इंडस्ट्रीज के लिए स्कोप अच्छा है, फुल गुलाबी पिक्चर बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का जो एग्रीकल्चर का कंजप्शन था पेस्टिसाइड का वो ये साल काफी बढ़ने वाला है। ठीक है, हाँ जी। आई थिंक राजेश जी और एक सवाल जो प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट है इसमें से 3-4 प्रोडक्ट्स अगर आप हमको बता दें कि हर्बिसाइड से, वीडीसाइड से, उनसे कौन से ऐसे टॉप 4-5 प्रोडक्ट है जो कंपनी के बहुत अच्छी तरह से बिकते हैं, और नॉर्मली हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर यानी नए प्रोडक्ट्स हम हर साल कितने लॉन्च करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ सर, हमारा जो सेगमेंट वाइज टॉप सेलिंग प्रोडक्ट देखा जाए तो हमारा जो फंजीसाइड में है, फंजीसाइड में कार्बेडाजिम मैनकोजेब करके एक प्रोडक्ट है, वो हमारा टॉप सेलिंग है। इंसेक्टिसाइड में देखा जाए तो थायामिथोक्साम और इमिडाक्लोप्रिड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा। और फर्टिलाइजर में देखा जाए तो सल्फर 90 WDG हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। एक्चुअली वो प्रीमियम ब्रांड है हमारा मार्केट में। और ये अपना हर्बिसाइड में देखा जाए तो वीट हर्बिसाइड करके क्लोडिनो प्रोपरजेल करके प्रोडक्ट है, वो वीट हर्बिसाइड के लिए यूज होती है, उसमें भी हम बहुत बड़ा वॉल्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। और हाँ बताइए। हाँ राजेश जी, हमारा टोटल कस्टमर बेस कितना होगा और उसमें से एक्टिव कस्टमर्स कितने होंगे मोटा मोटी? अभी जो हम
B2B की बात कर रहे हैं तो B2B में हमारे पास अप्रोक्सीमेट 12 से 15 बड़े कस्टमर हैं, और रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिटेल में हमारे पास 1800 कस्टमर हैं जो रजिस्टर कस्टमर है, और एक्टिव 1300 के आसपास कस्टमर है। वो हर एक स्टेट में, हमारे जो 7 स्टेट में प्रेजेंस है, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और बंगाल, हम ये टेरिटरिया ऑपरेट कर रहे हैं, और वही जगह पे है ये सब 1300 कस्टमर एक्टिव है और 1800 रजिस्टर कस्टमर है। तो पुट टुगेदर हमारा, हाँ बताइए। मैं बोल रहा था ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो आपने बहुत अच्छी तरह से 7 स्टेट में फैलाया है, आगे चल के यहाँ पे और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे आप? कोई दूसरे स्टेट्स में एंट्री करने की बात आपका प्लानिंग है? हाँ सर, सुनील जी बताइए आप इसके। हाँ जी, डेफिनेटली सर, हमारा अभी 7 स्टेट में ऑपरेशन है, और हमारा अभी 3 स्टेट का और ऑपरेशन का हमारा प्लानिंग है। नेक्स्ट ईयर हम कोशिश कर रहे हैं हम नॉर्थ इंडिया ओपन करने के लिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो यहाँ पे अगले साल से कैन वी एक्सपेक्ट सुनील जी कि आप यहाँ पे एंट्री करोगे? यानी अभी तो प्लानिंग चल रही है, बट अगले साल यहाँ पे दैट इज FY25 में यहाँ पे आप एंट्री करोगे, ऐसा आपका कॉन्फिडेंस है? हाँ, we have confidence for 24-25 we will open 3 स्टेट। ओके, ठीक है। अच्छा सुनील जी, और एक सवाल जो है, हमारे पास अभी काफी प्रोडक्ट्स है, वीडीसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, काफी एसक्यूज भी होंगे, तो मोटा मोटी हमारे पास कितने एसक्यूज होंगे, आई मीन ऑन अ वेरी अप्रोक्सीमेट लेवल? और सर हर साल ये प्राइसिंग कैसे होता है, यानी इसमें कोई फिक्स्ड प्राइसिंग होती है या डिमांड सप्लाई देख के आप कस्टमर को प्राइसिंग करते हो, बोथ B2C एज वेल एज B2B कस्टमर्स के लिए? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। एक्चुअली जो एसक्यूवी की बात करें तो हमारे पास 65 प्रोडक्ट्स है, उसमें से 2 ml 2 ग्राम से लेके 5 लीटर 5 kg तक का हमारा एक्सयूवी है। और जो प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग हमारा मंथली बेस फिक्स होता है, जो हमारा जो रॉ मटेरियल का परचेज के हिसाब से हमारा प्राइसिंग रहता है, और हम हर महीने हमारा प्राइस सर्कुलर रहता है मार्केट में। जो कंपनी का एक, ये सभी हमारी इंडस्ट्रीज का एक नॉर्मल फंडा है, हर महीने को प्राइस देना पड़ता है। आपको प्राइस सेम है, प्लस माइनस है, जो भी है, हर महीने 1 तारीख को इफेक्टिव रहता है, इस हिसाब से हमारा बिलिंग होता है। ओके, ठीक है। तो उसका मतलब एवरी मंथ वर्चुअली आपका प्राइस लिस्ट रिवाइज होता है कस्टमर्स को, तो यही तरीका है, बराबर। राजेश जी, नाउ मेरे को एक बात बताइए कि आपने ये कंपनी इतने सालों से शुरू की, अच्छा ब्रांड बनाया, B2C B2B में आपने एस्टेब्लिश किया। मेरे को एक बात बताइए कि बेसिकली हमारी कंपनी में और दूसरी कंपनीज में क्या डिफरेंशिएशन है? यानी अगर मैं कहूँ कि क्रॉप लाइफ साइंस मुझे कंपनी पसंद है और दूसरे कंपनीज के मुकाबले में हम अच्छे, तो क्वालिटेटिवली क्या डिफरेंस है? आप कैसे बताओगे कि हमारी कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे कंपनी से अलग है और अच्छी है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें सर हमारा बेसिकली फंडा ये है कि हम लोग क्वालिटी बेस्ड वर्क करते हैं पूरा। तो हमारे पास पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी एंड R&D लेबोरेटरी है। दूसरा, हम लोगों का विजन ऐसा है, फार्मर कम्युनिटी से आते हैं तो हम लोगों का विजन ऐसा है कि हम लोग जो प्रोडक्ट देते हैं वो फार्मर को थोड़े एक एवरेज प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग पूरा फॉर्मुलेट और R&D करते हैं, और उसमें हमारा जो बेसिकली चीज रहता है फॉर्मुलेशन की एफिकेसी। एक्टिव इंग्रेडिएंट सभी प्रोडक्ट में होते हैं, लेकिन वो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके मतलब प्लांट पे कितने फैलते हैं और उसकी एफिकेसी क्या आती है, उसके ऊपर हम बहुत सारा वर्क करते हैं कि जितनी फैलाव ज्यादा उतनी एफिकेसी ज्यादा, और उतनी जितनी एफिकेसी ज्यादा होती है उतनी फार्मर की यील्ड बढ़ती है, तो फार्मर की रेवेन्यू बढ़ती है। तो उसी के ऊपर हम पूरा का पूरा फोकस करते हैं। तो दूसरी कंपनियों में और हमारे में डिफरेंशिएट ये है कि लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो तो जो हमारा BIS का स्टैंडर्ड होता है, तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आप कोई प्रोडक्ट में 60% सस्पेंशन दो, कोई प्रोडक्ट में 80% सस्पेंशन दो, इतनी डिस्पर्सिबिलिटी दो। तो वो जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड होते हैं उससे हम लोग 10 to 20% ज्यादा सस्पेंसिबिलिटी या डिस्पर्सिबिलिटी देते हैं मार्केट में। और वो प्रूवन जो मल्टीनेशनल कंपनियों के जो स्टैंडर्ड होते हैं उससे भी हम आगे 1-2% ला के देते हैं ये सब चीजें।
तो उससे फार्मर की एफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये क्वालिटी पे हम लोग काम करते हैं पूरा का पूरा, और हमारी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में ज्यादा है। हमारे कस्टमर की रिटेन रेशियो बहुत ही ज्यादा है। मतलब हम एक बार जो भी फार्मर हमारा यूज करते हैं वो 2 बार मतलब हर बार डिमांड करते हैं वो प्रोडक्ट की। तो बेसिकली हमारा फंडा ये है कि क्वालिटी पे वर्क करो, और क्वालिटी के लिए हमारे पास डॉक्टर्स है, मतलब पूरी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी है, फैसिलिटी है, और हम लोग उसी पे ही काम कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो डिफरेंशिएट ऐसे होता है कि नॉर्मल जो कंपनियां काम करती है उससे हम ये क्वालिटी में ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक काफी अच्छी तरह से आपने समझाया राजेश जी। राजेश जी मुझे बताइए, अभी FY23 का 11 मंथ्स का डेटा आपने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज किया है, जहाँ पे 125 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 4.36 करोड़ का प्रॉफिट है। ये पिछले 12 महीने के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा है। तो इसका मेन कारण क्या है? ये इम्प्रूवमेंट जो आया है, इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस अगर आप हमें को बताएं तो मेरे ख्याल से हमको थोड़े नंबर्स को समझने में आसानी होगी। ना सर, उसमें क्या है कि जो हम लोगों ने 2 साल पहले 2021 में हमारे प्लांट में एक छोटी सी फायर हुई थी, तो उसके चलते हमारा 2021 के बाद थोड़ा डिक्लाइन हुआ था। फिर ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया। तो 2000 लास्ट ईयर जो फरवरी तक के हमारे जो टॉप लाइन है वो हमने मैचअप कर लिया है। और जो पेट इंक्रीज हुआ है उसके रीजन के जो अनवांटेड मतलब जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा मतलब ये जो एम्प्लॉय के खर्चे है वो मतलब 1.25 करोड़ तक के बचाए है, और 2 करोड़ तक के हमने एक्सपेंस बचाए है। तो उसके हिसाब से पेट आगे बढ़ा है हमारा। ओके। और आगे चल के राजेश जी जो मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर अपना आउटलुक क्या है? और रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंस है, यानी वहाँ पे कोई कॉस्ट इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है? तो ये दोनों पॉइंट्स पे अगर आप थोड़ा सा हमको ब्रॉडली बता दें कि आउटलुक कैसा लग रहा है आपको। नहीं, अभी हमारा क्या है, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता जाएगा, अभी हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी यूटिलाइज होती जाएगी और टर्नओवर बढ़ता जाएगा, तो एक्सपेंस के रेशियो में ये हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। तो उसमें वो कोई नहीं है, और मार्जिन वैसे सुधरते जाएंगे ये सब चीजों में। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा और एक्सपेंस कम होंगे तो ये बढ़ता जाएगा हमारा। ठीक है राजेश जी, और एक बात जो इंडस्ट्री रिलेटेड है, जो आपको भी पता होगी कि हाल ही में क्या हो रहा है कि काफी एग्रोकेमिकल कंपनियों में हमने सुन रहा है कि काफी इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हो रहा है, यानी काफी हद तक ये बड़े प्लेयर्स में हम देख रहे हैं, एग्रोकेमिकल प्लेयर्स में। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? और मैं देख रहा था कि इस सिचुएशन में भी हमारी कंपनी ने अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए, तो इसका बेसिकली व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बाकी सारी कंपनीज के हम रिजल्ट देखें तो नंबर्स कोई इतने खास नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में डीस्टॉकिंग चल रहा है। बट अपना नंबर अगर हम FY23 का फरवरी तक देखें तो आपने काफी अच्छी तरह से टॉप लाइन बढ़ाया है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है। तो हमने एक्चुअली क्या अलग किया है, और इंडस्ट्री की सिचुएशन अभी क्या है आपके हिसाब से? नहीं, हम जो बड़ी कंपनियां या दूसरे कंपनियां होती है, लास्ट ईयर स्टार्टिंग में रेट वॉलेटिल के इन्फ्लेशन बहुत था। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लोगों की जो इन्वेंट्री की कैपेसिटी है वो इन्फ्लेशन लेवल मतलब टॉप लेवल पे इन्वेंट्री लोगों की थी। फिर कंजप्शन जितना रेट के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हुआ, और हम लोग इन्वेंट्री बहुत फास्ट मूव करते हैं कि हर महीने जितना चाहिए उतना लेके सेल आउट कर रहे हैं। तो हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आया जो दूसरी इंडस्ट्रीज को आया, प्राइस इन्फ्लेशन का और स्टॉकिंग का। बिल्कुल। तो अपने हिसाब से अपनी इन्वेंट्री काफी अच्छी तरह से मूव हो रही, तो उसलिए अपने को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बिल्कुल, हाँ, फास्ट मूविंग हो रही है हमारी। अच्छा, सुनील जी, और एक जो सवाल है वो मैंने देखा है कि इस साल, दैट इज आपके बैलेंस शीट में मैं देख रहा था, करीबन 4.5 करोड़ का हमने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैपेक्स डाला है। तो ये एक्चुअली पैसा किसके लिए खर्चा किया है, कुछ आइडिया आप देंगे? एक्चुअली हमारा एक बड़ौदा के ऑफिस, हमारा 5.5 करोड़ का हमारा बड़ौदा का ऑफिस लिया है हमने, वो उसमें वही हुआ है। तो ये बेसिकली बड़ौदा ऑफिस का ही कैपेक्स है जो अभी आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है कैश फ्लो में? या ज्यादातर वही है, ठीक है। और आने वाले साल में राजेश जी, जैसे अभी अभी हम आगे एक्सपेंशन की भी बात करेंगे, तो कुछ नया कैपेक्स हमने अगले साल के लिए कुछ प्लान किया है? FY23 तो खत्म हो चुका है,
बट FY24 के लिए हमारा क्या मानना है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की कोई प्लानिंग की है हमने? नहीं सर, अभी क्या है, हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अभी हम इस साल हम 40% तक यूटिलाइज करेंगे, तो अगले 3 या 4 साल के लिए कैपेसिटी 90% तक यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद कैपेक्स की जरूरत पड़ेगी। अगले 3 साल के लिए हमें कोई कैपेक्स की रिक्वायरमेंट एज ऑन डेट नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी है हमारे पास, इंस्टॉल कैपेसिटी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, अभी हमको बताइए कि अभी कंपनी आईपीओ करने वाली है, तो आईपीओ का कितना साइज है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। हाँ सर, हमारा जो आईपीओ का जो साइज है वो 51.40 लाख शेयर का है। 10 रुपये की फेस वैल्यू पे हमारा जो 52 रुपीज प्राइस बैंड के हिसाब से है, और 26.70 करोड़ का हमारा जो ये आईपीओ का साइज है। इसमें से हमारा यूटिलाइजेशन होगा फंड का 6.5 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज होगा, और 50 लाख आईपीओ एक्सपेंडिचर के लिए यूज होगा, और 19 करोड़ जो हमारा है वर्किंग कैपिटल के लिए होगा, और 70 लाख लोन रिपेमेंट के लिए होगा। ठीक है, ठीक है राजेश जी, हमारा जो बैलेंस शीट पे कर्जा है वो कितना होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट कितना होना चाहिए? सर, हमारा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट है वो 11% है, और अभी जो हमारा टोटल जो डेट है वो 26 करोड़ है। उसमें से 16.7 सीसी है, और बाकी का लॉन्ग टर्म लोन है। ओके, ठीक है, समझ। राजेश जी, अगला सवाल फाइनेंशियल रिलेटेड ही है। हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा है? क्योंकि देखिए, इन्वेंट्री और डेटर्स यही दो कंपोनेंट है जो ज्यादातर हमको लगते हैं, क्योंकि हमारा एसेट राइट मॉडल है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल नॉर्मली कितना बड़ा होता है हमारे लिए? सर देखो, इसमें ऐसा होता है, हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट और डिलीवर्ड होने में मतलब एवरेज जो 1 महीने का साइकिल हमारा लगता है। प्रोडक्शन और हमारा जो प्रोडक्शन है और ये सब चीजों में हमको 1 महीना लगता है, और फिर हमें डेपो पहुंचाने में और बाकी सब चीजें करने में 15 दिन लगता है, और उसके बाद एवरेज सेलिंग होता है हमारा, और 90 डेज पे ये पैसे आते हैं। तो ऑन एंड एवरेज 45 डेज का प्रोसेस टाइम होता है, और 90 डेज की हमारी क्रेडिट होती है। तो एवरेज मतलब हमारा 130 से 150 दिन का वर्किंग कैपिटल का साइकिल रहता है। ओके, ठीक है, समझ गया। राजेश जी, अभी कोविड खत्म हो चुका है, नॉर्मल सी आ चुकी है, अभी इस साल बारिश भी अच्छी हो चुकी है, तो अपने हिसाब से अगले 1.5-2 साल में, विदाउट गिविंग नंबर राजेश जी, अगर इफ यू कैन शेयर द आउटलुक कि हमारा बिजनेस आउटलुक कंपनी के लिए कैसा है, आने वाले 1-2 साल हमारी कंपनी के लिए कैसे होंगे आपके अनुमान से, अगर होपफुली मानसून ठीक ठाक रहता है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं सर, अभी इस साल तो हमारा मॉनसून ठीक ठाक ही है, और अभी तक के हमारे फिगर देखे तो लास्ट ईयर की हमारा जो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन देखा जाए तो 35% का ग्रोथ इस साल भी है, और हम इस साल 175 to 200 सीआर टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो इस बार हो जाएगा, और अगले साल भी कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क, सभी चीजें मतलब एकदम रेडी मोड में है सब कुछ चीजें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमारा जो ग्रोथ पाथ है वो ग्रोथ पाथ हम 100% मेंटेन करेंगे। ठीक है राजेश जी, आखिरी सवाल आपको कि देखिए, हर बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। कोविड को अगर हम छोड़ दे तो कोविड तो अननेचुरल इवेंट था, लेकिन हमारी धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है और उसको हम कैसे निपटते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। सर देखो, हमारा जो धंधा है ना पूरा फार्मर बेस है, और दूसरा कि वो हमारा जो कंट्री है वो पूरा, हमारी जो फार्मिंग है पूरी क्लाइमेट कंडीशन पे आधारित है हमारी। तो ये जो हमारा मैक्सिमम जो रिस्क फैक्टर है वो क्लाइमेट ही है। तो कभी कोई स्टेट में बारिश हो गया, कभी कोई स्टेट में ज्यादा बारिश हो गया, तो उसके चलते जो प्रोडक्ट की डिमांड या क्रॉप जो डैमेज हो जाता है तो प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है। तो वो सबसे बड़ा हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क वही है। तो उसके अलावा आपको कोई ज्यादा रिस्क दिखता नहीं है, यानी यही मेजर रिस्क है? कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। क्लाइमेट मतलब इंडिया के लिए क्लाइमेट ही मेन रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक राजेश जी, सुनील जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सारे व्यूअर्स को दी। तो मेरी बेस्ट विशेस आपको, आपके पूरे टीम को, और आईपीओ के लिए भी बेस्ट विशेस। धन्यवाद।
थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।